देश का नंबर 1 शो देश हित, यानी वो खबरें जिनमें आपका हित इस देश का हित। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान। कृषि क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ की राहत। किसानों को आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव का ऐलान। फूड एंटरप्राइजेस को 10,000 करोड़ की मदद देगी सरकार। मछली पालन के लिए भी 20,000 करोड़ का ऐलान। राहत पैकेज में डेयरी उद्योग के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान। 4,000 करोड़ से हर्बल खेती को बढ़ावा देगी सरकार। यूपी में हर्बल खेती करने वालों को सरकार की मदद का ऐलान। मुफ्त पौधे के साथ 3 साल तक निश्चित रकम का भी है वादा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82,000 के करीब। संक्रमण से 2,649 की मौत। करीब 28,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,967 नए मामले। 100 मरीजों की पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मौत। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 34% के आसपास हो चुका है। डबलिंग रेट बढ़कर पहुंचा 13 दिन के करीब। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 27,500 से ज्यादा। 1,019 की मौत। गुजरात में मौत का आंकड़ा बढ़कर 586 हुआ। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक। कई मंत्रियों समेत एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी रहे मौजूद। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 8,500 के करीब। अब तक 115 की मौत। मध्य प्रदेश में 237, बंगाल में 215 और राजस्थान में 125 लोगों की मौत। मजदूरों की वापसी पर बीजेपी का ममता और सोनिया गांधी पर निशाना। दोनों ही नेताओं पर राजनीति करने का लगाया आरोप। मंदिरों का सोना सरकारी कब्जे में लेने के पृथ्वीराज चौहान के बयान पर भड़का संत समाज का। चर्च और वक्फ की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर क्यों नहीं। लॉकडाउन में बंद हुई फैक्ट्री। निजी कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कहा ना हो कोई कार्रवाई। पुलवामा में लॉकडाउन में नमाज के लिए जुटी भीड़ पर पुलिस की कार्रवाई। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी भीड़ पर लाठीचार्ज। औरंगाबाद में रेल पटरी पर हुई मजदूरों की मौत मामले में दायर याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा जब कोई रेल पटरी पर सो जाए तो कोई कैसे रोक सकता है। लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्र को भेजे दिल्ली सरकार ने सुझाव। सीमित बसें और मेट्रो चलाने की दिल्ली वालों की बताई राय। कांग्रेस ने सरकार के राहत पैकेज को जुमला बता दिया है। कहा किसानों को कुछ नहीं मिला, माफी मांगे सरकार। नमस्कार, देश हित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सरकार की क्या है रणनीति और आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो सरकार की तरफ से आज तीसरी किस्त का ऐलान किया गया है 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के लिहाज से, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी समय निकालने के लिए जी न्यूज के लिए देश हित में। सर, पहला सवाल यही कि धन्यवाद। कुल मिलाकर अब तक आज तीसरी किस्त जारी की गई है। इसमें प्रवासी मजदूरों, किसानों, कृषि के लिए 17 लाख करोड़ तक की अब तक की राहत दी जा चुकी है आर्थिक पैकेज की शक्ल में। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह आर्थिक पैकेज कितना सशक्त करेगा भारत को सर? देखिए, एक बात आप समझिए कि कोरोना एक बहुत ही चुनौती भरा समय है। ऐसा दुनिया कितनी बदल गई है। अभी आप अमेरिका की मौत को गिना रहे थे। जो बदलाव 100-150 वर्षों में होता है वो 2 महीने में हो गया। कोरोना है जिसकी ना कोई दवा है ना कोई वैक्सीनेशन है। तो दुआ है, लॉकडाउन है और अंदर की हिम्मत है। तो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने साहस दिखाया, देश में लॉकडाउन किया, जनता ने माना। भारत में मौत की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन प्रयास करना है। लेकिन साथ ही साथ देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो इस चुनौती को स्वीकार करना है। और देखिए, जो पूरा आपने बताया पिछले 3 दिनों के अनाउंसमेंट का, जो पीएम के 20 लाख करोड़ के अनुपालन में है, इसकी मूल रचना को आप समझिए। इसके केंद्र में है गरीब, किसान, मजदूर, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, एमएसएमई, जो भारत को मूल रूप से चलाते हैं। तो आपने देखा होगा पहले एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ की योजना आई। आपने देखा होगा 4 लाख लोन किसानों के थे, उसको बिल्कुल 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। 86,000 करोड़ का एडिशनल पैकेज दिया गया। देश के इतिहास में पहली बार, मैं चाहता हूं जी टीवी के दर्शक नोट करें, रेहड़ी वाले, पटरी वाले 50 लाख के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वो 10,000 रुपया सीधा लोन लेकर करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये जो माइग्रेंट मजदूर की चर्चा हो रही है, उनको फ्री खाना देना 3 महीने के लिए, भारत सरकार के द्वारा प्रदेशों को 11,000 करोड़ रुपया देना कि उनके ठहरने की व्यवस्था करो, क्वारंटाइन की व्यवस्था करो, उनको मनरेगा में काम मिले इसके लिए 14,000 रुपये की व्यवस्था करना, और उनको अलग से 3 महीने का मुफ्त दाल या ये चना, गेहूं, चावल इत्यादि देना। और आज का क्या है? आज का है किसान आत्मनिर्भर बने। हम रिफॉर्म कर रहे हैं,
1,00,000 करोड़ रुपया दिया है कि भारत की किसानी अब मजबूत हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आए, उसमें समितियां और सक्रिय हों, किसान को फसल का उचित मूल्य मिले। और देखिए, आपके दर्शक कभी नहीं भूलें कि लॉकडाउन के पीरियड में ही हम लोगों ने 74,000 करोड़ का अनाज खरीदा है एमएसपी के तहत। आपने दिखाया होगा उसको, वित्त मंत्री निर्मला जी ने बताया भी है। तो उसमें मछुआरे भी हैं, उसमें मधुमक्खी पालन करने वाले भी हैं, उसमें डेयरी वाले भी हैं। इन सबों की समग्रता से चिंता करके अंतिम बात क्या कही गई है, हम भारत के किसानों के कानून में बदलाव करेंगे कि उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम में परेशान नहीं किया जाए कि तुम्हारे गोदाम में ये क्यों एक्स्ट्रा पाया गया। और दूसरा, किसान अपनी उपज के अच्छी फसल और अच्छे दाम के लिए स्वयं संवाद करे और उसको बेचे, उसका कानूनी ढांचा। यह है पूरा इस पैकेज की घोषणा, तो मुझे लगा आपको बताना जरूरी है। लेकिन जी बिल्कुल, आपके समग्र दृष्टिकोण से जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक हैं, जो देश हित के दर्शक हैं, उन्हें देश हित में ये पैकेज किस तरह से अभूतपूर्व है, किस तरह से जीडीपी का 10% है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये बताया, उन्हें समझ में आया होगा। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, प्रधानमंत्री जब उस दिन देश के सामने आए तो उन्होंने एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भरता। उसे लेकर और डिटेल में हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, सरकार की विजन क्या है, सरकार का प्लान क्या है लॉन्ग टर्म। देखिए, आप एक बात समझिए, ये जो सारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, ये क्या है? भारत के एसएमई को हाथ पकड़ के उनको बिना गारंटी के लोन देना, सरकार गारंटी देगी, ये क्या है? 45 लाख देश में सूक्ष्म छोटे मझोले उद्योग हैं जिनको हम एमएसएमई कहते हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो जो हम कहते हैं, और उसमें करोड़ों लोग काम करते हैं। तो उसके लिए दिया हम लोगों ने। तो ये सब मेक इन इंडिया के सिपाही हैं। अब देखिए, मैं देश का संचार मंत्री भी हूं। अब इस दिशा में हम लोग क्या काम कर रहे हैं? आपने अच्छा सवाल किया, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। जब हमारी सरकार आई थी तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विभाग भी मैं देखता हूं, तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी। अब भारत में 268 मोबाइल फैक्ट्री है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश बन गया है। मेक इन इंडिया में, आत्मनिर्भरता में हमारी नई कोशिश क्या है? भारत को हम दुनिया की नंबर 1 मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री बनाएंगे। आज ये मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक, और इसके लिए हमने पूरे इंसेंटिव घोषणा कर दिया 50,000 करोड़ की, आपको बता दूं। दूसरा क्या है? ये जो आपके मेडिकल डिवाइस, आपके एक्सरे की मशीन, एमआरआई की मशीन, पैथोलॉजिकल मशीन, ये अधिकांश बाहर से आती है। इसके लिए भी योजना बन चुकी है कि अब ये सब हिंदुस्तान में हम बनाएंगे। और आयुष्मान भारत के साथ साथ देश के लोगों को स्वास्थ्य की सेवा में भारत की बनी हुई चीजें आए। आपने कल देखा होगा कि 200 करोड़ से ऊपर की कंपनियों के लिए अब ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। तो हिंदुस्तान में बनाए, हिंदुस्तान के लोगों की क्षमता का उपयोग करें, हिंदुस्तान के पूंजी का उपयोग करें और हिंदुस्तान के लिए काम करें और विदेश के लिए भी काम करें। और देखिए कैसा संयोग है, जी न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भारत कभी भोजन के लिए तरसता था, वो भारत आज कोविड में विदेश को दवा भी तो भेज रहा है। ये भी तो आप देख रही हैं। तो ये कुल मिला के जब हमारी सोच है, तो इसको हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ये आपको बताना। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, कोरोना के संकट काल में भी इस चीज का अफसोस होता है कि ऑपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं है, ऑपोजिशन आप लोगों के साथ नहीं है इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। आज भी आपको पता होगा, जुमला पैकेज बता रहा है ऑपोजिशन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी देश एकजुट नहीं, ऑपोजिशन जुमला पैकेज बता रहा है। सर देखिए, इससे मुझे बहुत पीड़ा होती है और अच्छा होता कि कम से कम इस समय एक स्वर में बोलते। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच क्या है, अब इतने हल्के शब्दों का उत्तर आप मुझसे मत लीजिए। अगर उनके पास कोई उत्तर नहीं है तो कम से कम वो जुमलेबाजी ना करें, तर्क पे बात करें। अब एक बार वो कह रहे थे कि साहब किसानों के हाथ में पैसा नहीं जा रहा है, गरीबों के हाथ में पैसा नहीं जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए 1,70,000 करोड़ की जो ओरिजिनल घोषणा हुई थी, उसमें 52,500 करोड़ रुपए गरीबों, किसानों, हमारी माताएं, पेंशनधारी, आपके मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर के अकाउंट में पहुंच चुके, जनधन अकाउंट में।
अब हाथ में पैसा, कुछ लोग कैश की बात करते हैं तो कुछ लोग की कैश में बहुत महारत है, क्योंकि कैश और कटिंग साथ जाता है। आपकी जानकारी के लिए डिजिटल इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, जनधन, आधार, मोबाइल, तीनों को जोड़कर हमने अभी तक 8.5 लाख करोड़ रुपया भेजा है पिछले कई वर्षों में, और हमने 1,40,000 करोड़ रुपये बचाया है जो बिचौलिए खा जाया करते थे। ऐसा उनके अकाउंट में पहुंचता है और जनता खुश होती है। और आपको एक बात और बताऊं, हमारे पोस्टल विभाग ने लोगों के गांव-गांव जाकर, जहां बैंक नहीं है, जहां जाने का रास्ता नहीं है, तो नाव से गए और गरीबों के घरों में 1,000 करोड़ रुपया पहुंचाया है अपने आधार इनेबल पेमेंट से, उंगलियों के निशान से। तो ये तो हम काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग उसको जुमलेबाजी कहें तो उसको जीटीवी हैंडल करें, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन हाँ, देश नरेंद्र मोदी पर विश्वास करता है और देश उनके काम की सराहना करता है। अच्छा रविशंकर प्रसाद जी, एक सवाल, क्योंकि आज मैंने ताल ठोक के डिबेट भी इसी मुद्दे पर की थी, मेरे को लगा एक सवाल आपसे पूछ लूं। ये ट्वीट भी किया गया रेल मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से कि कुछ राज्य सरकारें हैं जो ट्रेन्स नहीं चला रही हैं अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने के लिए, जैसे राजस्थान की सरकार, बंगाल की सरकार, ये छत्तीसगढ़ की सरकार, ये ट्रेन्स नहीं चला रही। इस वजह से ऐसा क्यों है? ये मजदूर अपने राज्यों में वापस उनकी वजह से क्यों नहीं जा रहे? देखिए, इस बात को थोड़ा सा आप इसकी पूर्णता को समझिए। अगर मजदूर पैदल जा रहे हैं तो उसे मुझे भी पीड़ा होती है, आप दिखाते हैं, आपको भी पीड़ा होती है। इस पूरे परेशानी में वो अपने गांव जाना चाहते हैं, उनको अपने घर की मिट्टी की याद आ रही है, तो ये भावनात्मक विषय है। अब आपने देखा होगा 1200 से अधिक ट्रेन की व्यवस्था की गई है। सरकार मांगे प्रदेश की कि हमको ले आइए, ट्रेन खड़ी है, और हमने इसका सिस्टम ही बनाया कि ये नहीं आके सब खड़े हो जाइए, बैठ जाइए और संक्रमण को आगे बढ़ाइए कोरोना के। प्रदेश सरकार ओके करेगी, रेल अपना ट्रेन देगा कि हमको मुंबई से इतना को बुलाना है, यहाँ से इतने को बुलाना है। लगभग 400 से अधिक यूपी सरकार बुला चुकी, लगभग 225 से अधिक बिहार सरकार के मजदूर आ चुके, लगभग 90-100 मध्य प्रदेश के आ चुके। इसमें राजनीति क्यों हो रही है? ममता जी को क्या परेशानी है? मतलब, और वो भी क्या, उसमें भी एक ही प्रकार के लोगों को लाया जाएगा? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मुझे लगता है कम से कम मजदूरों के भावनात्मक परेशानी को देखते हुए इसमें तो देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमारी सरकार तैयार है कि हम सड़क उनको देंगे। आपने एक मेक इन इंडिया की बात कही, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आजकल देश में घर से काम करने का एक बहुत बड़ा प्रचलन चल गया है। हमारे 85% आईटी का काम आजकल घर से हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम में, क्योंकि मैंने आईटी मंत्री के रूप में सारा नियम को शिथिल करके रिलैक्स कर दिया और भारत का सारा काम चल रहा है। और मैंने कहा है वर्क फ्रॉम होम को एक नया नॉर्म बनाओ। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात चल रही है, हमने कहा भारत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनियां बनाओ। मैंने हैकाथॉन कराया, 2000 कंपनियां आ गई हैं। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा विभाग में सीडॉट है, टेलीकम्युनिकेशन विभाग में, उसने कमाल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनाया है। मैंने कहा बनाकर इसको उतारो, जिसमें दुनिया की बेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अच्छी सुविधा उपलब्ध है। तो ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए, हम लोग का काम है काम करना, चुनौती जो भी हो। अब कुछ लोग का काम है राजनीति करना, तो उनको मुबारक, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि जहां विपक्ष सियासत कर रहा है, आप मन की बात यहां पर कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। वापस उन्हीं तस्वीरों पर लौट रही हूं, क्योंकि खुद आपने माइग्रेंट लेबर जो थे, वर्कर्स जो थे, उनका जिक्र किया। आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आए, प्रशासन आया, एडमिनिस्ट्रेशन आया, सबने कहा मजदूरों से कि आप जहां हैं वहां रुक जाइए। एक तरफ ये सियासत है, लेकिन आपने एक इमोशनल कनेक्ट की बात की। हम मजदूरों को ये भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? हम उन्हें क्यों ये आश्वासन नहीं दे पा रहे कि वो सेफ हैं, जहां हैं उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए? कहां आपको लग रहा है चूक हो रही है हमसे? देखिए, इसमें दो कारण हैं। एक तो पहले इस बात को ध्यान रखिए, 10 लाख मजदूर पहुंच चुके अपने प्रदेश में। उसमें कुछ ने संक्रमण को बढ़ाया भी है, लेकिन सरकार चिंता करेगी। वो पहुंच उनकी स्क्रीनिंग करना, उनको सेफ्टी किट देना, उनको आइसोलेशन में डालना, ये तो जरूरी है ना, उसका भी बहुत लोड पड़ता है। मैं उम्मीद करूंगा सारे प्रदेश अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, क्योंकि उन्हीं के ना बच्चे हैं।
अब देखिए, इसलिए मुझे लगता है कि ये घर जाने की जो चाहत है ना, ये कोई सिर्फ गरीब की चाहत नहीं है। इतने लोग विदेश में फंसे हुए हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं बताइए। मैं पटना से एमपी हूँ, हमारे यहाँ कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि कोटा में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, कुछ करिए। तो कोटा से हम लोगों ने ट्रेन चलवाई, लगभग 11,000 बच्चों को मिलवाया। एक हमारे पटना की माँ मुझे परेशान, उसकी बेटी देहरादून में थी, हॉस्टल में अकेले फंसी हुई थी। अब वो इतना रोई कि मैंने पटना के प्रशासन को कहा, भैया इसके लिए कुछ पास दो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो सिर्फ 2 दिन में पटना से देहरादून गई, अपनी बेटी को लेकर के पटना पहुंच गई गाड़ी से। सिर्फ 2 लोगों को परमिशन था, ड्राइवर, उसकी बेटी और माँ को। तो ये मुझे घबराहट भी थी कि तुम क्या कर रही हो। कहा मैं अपनी बेटी को ले आऊँगी। तो ये चाहत समझिए इस बात को कि मुझे अपने घर जाना है, इसलिए वो पैदल निकल पड़े हैं। हमने अपील किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं भी अपील किया है, प्रशासन ने किया है, और आज मैं जीटीवी के माध्यम से अपील करूंगा, कृपया करके रुकें। वहीं पर उनके लिए ट्रेन आएगी या उनकी व्यवस्था की जाएगी, पैदल न चले सर। वो नहीं चल सकते। कुछ लोग पहुंच गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन कृपया करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं यही अपील करना चाहता हूं। नहीं सर, वो उसी से जुड़ा एक सवाल कि फिर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स ट्रेन क्यों नहीं चला रही हैं? क्या वजह हो सकती है? मोदी को नीचा दिखाना, देश में ऐसी तस्वीरें जाती हैं तो सवाल उठते हैं, क्या वजह क्या है, मकसद क्या है? क्यों नहीं वो अपने मजदूरों को वापस ले रहे हैं अपने राज्य में? क्या वजह है? देखिए, आपको मालूम है मैं राजनीति नहीं करता हूं, खास करके आज के समय तो बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं यह आग्रह करूंगा, भगवान को सद्बुद्धि दे। आज आप लोग के माध्यम से सारी सच्चाई तो सामने आ रही है। जीटीवी का धन्यवाद है, बाकी चैनलों का धन्यवाद है कि पहले जो बात कही गई ट्रेन नहीं आ रही, ट्रेन नहीं आ रही है, तो अब तो नरेंद्र मोदी ने कहा जाओ खुला श्रमिक एक्सप्रेस ले जाओ। ये कोई छोटी बात है? और देखिए, इस विषय को मैं चाहता हूं आपके चैनल पर विस्तार से रखूं। ये क्यों ये व्यवस्था की गई कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, प्रदेश सरकार अपना रिक्वेस्ट भेजेगी, कंसेंट देगी तो ट्रेन चलेगी, संक्रमण न फैले, कि लोग ट्रेन में आए, हर जगह भीड़ घुस नहीं जाए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का उल्लंघन नहीं हो, ये सब उसका मानक है। फिर भी लोग संक्रमण लेके जा रहे हैं। तो अब इसमें जो भी सरकार, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, मैं उनसे यही कहूँगा कि थोड़ा अपना दिल बड़ा रखिए। अपने प्रदेश के मजदूरों का, एक वो परेशान हैं, लाखों की संख्या में बाहर हैं, तो क्या आप उनके दिल का दर्द नहीं सुनते क्या? कम से कम अभी सियासत छोड़िए, यही मैं उनसे अपेक्षा करूंगा। अच्छा, लॉकडाउन 4.0 पर सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा नए रंग रूप में होगा, नए नियमों के तहत होगा। आप केंद्रीय मंत्री हैं, लॉकडाउन 4.0 को लेकर सरकार का विजन क्या है? सरकार के लिए चैलेंज क्या है? और साथ ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, संक्रमण नियंत्रण में रहे, उन दोनों का मैच और बैलेंस कैसे आएगा? देखिए, इसमें आप एक बात समझिए, नए नियम जब तक आते नहीं है तो मेरा बोलना उचित नहीं होगा, इसलिए आपको उसकी प्रतीक्षा करनी है। और प्रधानमंत्री स्वयं घोषणा कर चुके हैं, इसलिए प्रतीक्षा करिए। देखिए, लॉकडाउन कभी भी सुखदाई नहीं होता, लेकिन आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को क्यों नहीं समझती हैं? भारत ऐसे विविधता से भरे देश, जिसकी आबादी 130 करोड़ है, जातियों में, समुदाय में, पंथों में, प्रदेशों में, भाषाओं में इतनी विभिन्नता, फिर भी एक नेता नरेंद्र मोदी आग्रह करता है कृपया करके अपने घर में चले जाओ। इस मर्ज की कोई दवा नहीं है, लॉकडाउन ही है, लोग मानते हैं। डॉक्टरों के लिए, एम्बुलेंस चालक के लिए, नर्सेज के लिए ताली बजाओ, घंटी बजाओ। और वो देखिए देश ने दिखाया, और आज पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। देखिए, इस बात को समझिए आप। फिर एक दिन क्या कहा? दीपक जलाओ, अंदर की ऊर्जा बनाओ। देश ने वो भी करके दिखाया। तो ये भारत का एक ऐसा स्वरूप है, और ये जो भारत में सबसे कम मौत हुई है बड़े देशों की तुलना में, ये इसी जनता के प्रयास से हुई है। लेकिन ये दुखदाई तो है जी, लॉकडाउन में रहना, परेशान रहना, घर के बाहर नहीं जाना। लेकिन अब कोरोना है तो कोरोना से बचना भी है और जीवन देश को चलाना भी है। बिल्कुल, यही जो आप जो पूरा ये 4 दिन से देख रहे हैं, पूरा जो पैकेज अनाउंस हो रहा है जी, ये उसी का है।
सोशल डिस्टेंसिंग मानना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, दूरी रखनी पड़ेगी, लेकिन देश को चलाना भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी की। बचना भी है और आगे बढ़ना भी है, और ये कोरोना लंबे वक्त तक हमारे साथ रहेगा, ये भी एक कड़वी हकीकत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर रविशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ेंगे और आपको पुलवामा की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। आज जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, और पुलवामा के रहमू एरिया में किस तरह से नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए, वो हम आपको तस्वीरें में दिखाएंगे। लेकिन जब पुलिस ने मना किया कि नमाज आप इस तरह से एक साथ भीड़ में नहीं पढ़ सकते हैं, तो पुलिसकर्मियों पर पथराव करने लगे। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, और फिर हालात जो है बेकाबू आंसू गैस की गोली भी छोड़ गया। तो इस भीड़ को देखकर लॉकडाउन के दौरान किसी को भी चिंता होनी चाहिए, खासतौर पर कोरोना संकट काल के दौरान। देश हित में अब आपको बता दें, आज सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। कपाट खोलने की विधि रात 3 बजे से शुरू हो गई थी। इसके अलावा मुख्य पुजारी ने विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी, उद्धव जी, इसके अलावा कुबेर जी की पूजा की गई। कपाट खोलने के बाद लक्ष्मी माता को परिसर स्थित मंदिर में स्थापित किया गया। भगवान बद्रीनाथ का तिल के तेल से अभिषेक किया गया। भगवान बद्री विशाल की पहली पूजा आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई, और साथ ही देश के कल्याण की इसमें कामना की गई। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। जय बद्री विशाल, खत्म होगा कोरोना काल। मंदिर के कपाट खुलने के दौरान ऐसा भव्य नजारा था। 10 क्विंटल से ज्यादा फूलों से मंदिर को सजाया गया। हर साल हजारों भक्तों के सामने यहाँ कपाट खोले जाते हैं, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से कपाट खुलते समय लगभग 28 लोग ही मौजूद थे। सभी ने मास्क लगाया हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। भगवान बद्री विशाल की पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। पूजा में देश के कल्याण और स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की गई। कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है, और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। मंदिर को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया गया। अब ऑनलाइन बुक हो चुकी पूजाएं भक्तों के नाम से की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको ये भी बता दें, आज का दिन आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को याद करने का दिन है, उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है। आपको बता दें, आज के दिन 15 मई 1993 को 94 साल की उम्र में के एम करियप्पा का निधन हुआ था। भारत में सिर्फ ऐसे 2 सैनिक हैं जिन्हें सेना के हाईएस्ट रैंक यानी फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये 2 नाम है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। 1947 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। और सबसे खास बात यह कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने अयूब खान ने साल 1946 में देश के बंटवारे से पहले के एम करियप्पा के नेतृत्व में काम भी किया था।